वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फरा में खुशामदी जनाब। आज हम आपसे एक ऐसे इशू के ऊपर बात करने वाले हैं कि इंशाल्लाह 2 दिनों में जब ईद होगी तो हम सब लोगों ने इस फेज़ से गुजरना है और हम सब ने गोश्त खाना है। सो कैसे ऐसे इस्तेमाल किया जाए अल्लाह ताला की इस नेमत को कि हमारे लिए नेमत ही रहे, जहमत का ज़रिया और बाइस ना बने, हमारी इससे सेहत ख़राब ना हो, तबीयत ख़राब ना हो। सो इस बारे में आज हम बात करेंगे अपने इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर फ्रॉम मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल, डॉक्टर हारिस सुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे बताइएगा कि क्या कितना रश होता है और कितना जैसे कहना चाहिए इन्फ्लक्स होता है पेशेंट्स का हॉस्पिटल पे, कितना दबाव होता है ईद के फ़ौरन बाद कुर्बानी के ईद से जुड़ी हुई मसाइल के साथ? अच्छा, ईद पे जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उसमें तो हमें फ़र्स्ट डे तो सारे पेशेंट्स भी नो दिस के हमारे पास गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ आने हैं। हाँ। मतलब पेट में दर्द, पेट को पकड़ा हुआ है और द थिंग इज़ के और पेट में शदीद दर्द। और द थिंग इज़ दूसरा ये है कि जिनको किडनीज़ इश्यूज़ है, किडनी इश्यूज़ और उनके साथ साथ जिनको यूरिक एसिड का, क्योंकि आपको पता है कि गोश्त ज़्यादा लोग खा लेते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि आज ही हमने सारा गोश्त खाना है ना। तो द थिंग इज़ कि वो उसके बाद उनको बोन हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है जिसमें यूरिक एसिड उनका ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल वाले जो पेशेंट्स हैं उनका ज़्यादा, बट जो मोस्ट कॉमन हम लोग अपने इमरजेंसी में देखते हैं वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ आते हैं कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेट खराब और उल्टी, डायरिया और वॉमिटिंग, जिसको वॉमिटिंग डायरिया के साथ, और मैसिव क्रैम्प्स जो उनको पेट में मरोड़ पड़े होते हैं। अब इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि क्या किया जाना चाहिए, कैसे इससे बच सकते जी, हैं? इसमें बचने का जो तरीका है कि हर चीज़ को एतदाल में। अब हमारे यहाँ क्योंकि जैसा ये जो ईद है ये गर्मी के सोए मौसम के मौसम में आ रही है, तो उसमें ये है कि आप सबसे पहले तो हम लोग लोगों को एडवाइस करें कि आप हीट वेव से, हीट स्ट्रोक से बचें। क्योंकि यहाँ इस बार जब लोग इकट्ठे होंगे जानवर खरीदने के लिए, तो एक तो गर्मी और उसकी वजह से हीट स्ट्रोक और हीट वेव की जो एक लहर हमारे मुल्क में चल रही है उससे बचने का सबसे पहले कोशिश करें, उससे बच। दूसरा ये कि जब अब ईद आएगी तो हम लोग गोश्त को उसको काटते हैं, उसके ऊपर जो ये स्पेसिफिक वेदर है ये गोश्त को गला सकता है, ख़राब कर सकता है, इसमें मॉइस्चर की वजह से कुछ इन्फेक्शन इसके ऊपर। दूसरा ये है कि हमारे मुल्क में जो रेफ्रिजरेशन का कॉन्सेप्ट है ना, कि मतलब हम लोगों ने एक सेट टेम्परेचर पे गोश्त को रखना है, हमारे मुल्क में उसको फॉलो नहीं किया जाता, तो उसके ऊपर ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड समथिंग और दूसरी जो इनबॉर्न इलनेसेस हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। सेकेंडली, अंडर कुक फूड, कि हम लोग उसको जल्दी जल्दी, ठीक है यार अभी गोश्त हुआ, जल्दी जल्दी पका के बस क्या कहते हैं मेहमानों को सर्व कर दें, तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले हमारा खाना भी आपने देखा होगा कि कच्चा रह जाए, अभी गोश्त गलाने वाला था लेकिन नहीं मेहमान आए हुए तो चलो हमने उनको सर्व कर दिया। उसमें ये होता है कि उसमें जो आपके इन्फेक्शन जो अंडर कुक मीट में, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो सल्मोनेला टाइफाई और इकोलाई की इन्फेक्शन है, वो पेशेंट्स को फिर ये सिम्टम्स कॉज करते हैं, उनको क्यों सडन फूड पॉइजनिंग स्टार्ट होती है और ये सिम्टम्स आना शुरू होते हैं और फिर वो हमारे पास इमरजेंसी में लैंड करते हैं, देन वी ट्रीट देम। हम्म। सो अच्छा, एक बारबेक्यू का भी एक पूरा एक वेव चलती है, एवरीबडी इज बारबेक्यूइंग। सो उससे जुड़े हुए मसाइल भी आते हैं क्या? अच्छा, बारबेक्यू में ये है कि क्योंकि हर कोई इस ईद पे सिर्फ ये है कि हम पहले दिन गोश्त काटेंगे और सेकंड डे हम लोगों ने अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बारबेक्यू करना है। तो उसमें ये होता है कि बारबेक्यू में भी क्योंकि आप खुद से सब कुछ नीचे, तो उसमें एक सेट टेम्परेचर होता है, कहीं साइड से अंडर कुक रह जाता है, कहीं साइड से बस जल्दी जल्दी में, क्योंकि आपने एक सेट टेम्परेचर पे उसको अगर कुक करेंगे तो वो उसके वो प्रॉपर एक तो आपको टेस्ट भी आएगा, बट ये है कि जल्दी जल्दी में, क्योंकि वो हमें लगता है कि अंदर से बाहर से तो वो शायद बन गया, अंदर से वो कच्चा रह जाता है, तो उसकी वजह से ये है कि उसमें दूसरा ये कि ज़्यादा कोल का इस्तेमाल करना, उसके ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर मतलब लाइक कि बारबेक्यू जो हम करते हैं, तो उसमें ये कि उसमें हेल्थ कंसर्न्स आते हैं कि ज़्यादा CO2 का कंसनट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और और उससे कैंसर हो सकता कैंसर है। कैंसर तो दूसरे जो उससे जुड़े क्या कहते हैं रिस्क हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। और बारबेक्यू के बाद हम में सबसे ज़्यादा होता है कि तेज़ाबियत, एसिडिटी का प्रॉब्लम तो हर किसी को फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो उन लोगों ने अपने एक कैपेसिटी से ज़्यादा उस खाने को इंजेस्ट कर लिया होता है। उसके अंदर हमारे पास हार्ट बर्न्स, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इसमें आपको खांसी, आपको एक बदहज़मी सी, और उसको भी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टोटके हैं, लेकिन द थिंग इज़ वो वर्क काम नहीं करते। फिर होता क्या, इन दी एंड उनको वॉमिट आ जाती है और दूसरी चीज़ें इस तरह की लोगों के साथ शुरू हो जाती हैं। तो इसमें यह है कि इसमें सिर्फ बचा इस ऐसे जा सकता है कि आप एक तो सब कुछ इतदाल में, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में आप खाएं, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता विद इन इंटरवल्स के अंदर, ताकि आपके बॉडी को भी थोड़ा सा टाइम मिले
कि वो एडजस्ट कर सके, उसको अकोमोडेट कर सके, और द थिंग इज़ कि वो उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर सके। बट ये है कि ईद का त्यौहार है, उसको आप इंजॉय करें, बट ये है कि उसको अपनी सेहत के लिए कोई एक आप आजमाइश ना बनाएं। जी। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि क्या घर के अंदर इंतज़ामात होने चाहिए कि जिसके साथ हम इन मसाइल से बच सकें? कहाँ से शुरू करें? क्या कोई घर में कोई बेसिक किट छोटी-सी होनी चाहिए? उसमें क्या-क्या कुछ होना चाहिए? वग़ैरह, वग़ैरह कि कैसे हम अगर किसी को फ़र्ज़ किया तेज़ाबियत से शुरू करते हैं। किसी को तेज़ाबियत का मसला है या हो रहा है, तो उसको कैसे फिर ट्रीट करें? अच्छा, तेज़ाबियत का मसला हो तो सबसे पहले हमारे जो मुल्क में एक कॉन्सेप्ट है कि हम सबसे पहले हमराइज़िक और ओमेप्राज़ोल की तरफ भागेंगे, या उसकी फर्दर जो भी हमारे पास ट्रेड नेम में अवेलेबल है हम उसके नहीं, उसके पास हमारे पास एसिड, नेचुरल एसिड रिड्यूसर्स हैं, जिसके अंदर आपका दही सबसे ज़्यादा, जो आप अगर आपको एसिडिटी है आप दही को यूज़ करें। नहीं तो आप दूध को भी, क्योंकि वो उसमें भी क्या कहते हैं थोड़े से बेस ज़्यादा क्वांटिटी होती है, तो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज़ करता है। दूसरा ये है कि आप, जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरवल से खाएँ, और अगर किसी को अल्सर्स या किसी को ये मसला है तो वो थोड़ा-थोड़ा खाए, लेकिन ये कि एन्जॉय आप सब कुछ करें, बट ये कि हम रोकते नहीं हैं, बट ये कि आप इसको अगर थोड़ा-थोड़ा कह के खाएँगे तो उसमें आपके लिए ईज़ी है। कोई इश्यू नहीं होगा, और आप लोग उससे सेहत का आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। उसके अलावा जिनको क्या कहते हैं हड्डियों का जोड़ का मसला, यूरिक एसिड का, तो वो ख़ास तौर पे एहतियात करें कि उन्होंने गोश्त ज़्यादा नहीं, क्योंकि गोश्त का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट यूरिक एसिड, और उनकी बॉडी में सडन इंक्रीज़ आता है, और उसकी वजह से उनको जो बाकी सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, और जिनको ख़ास तौर पे किडनी का इशू है, तो उनको हम वैसे भी कहते हैं कि उनको कम खाना चाहिए, बट द थिंग इसके ईद के त्यौहार में कोई भी सारे हो रहे होते हैं, तो आपको याद नहीं रहता कि आपको कौन सी बीमारी है, तो आप बस उसको स्टार्ट कर देते हैं खाना, और उसके साथ फिर आप एंड अप करते हैं विद मैनी कॉम्प्लिकेशंस। हुँ। तो जैसा मैंने बताया था कि एसिडिटी को हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया कि आप थोड़ा सा वॉक करें, आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम देते हो, फ़ौरन सोएं ना। अगर आप लेट जाएंगे फ़ौरन, तो आपका जो रिफ्लक्स है, क्योंकि आपका एक जो आपके पेट में सारा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपको जब एसोफेगस में आएगा बैकवर्ड, तो आपको इरिटेशन करेगा, उससे आपको कफ हो सकती है, आप एस्पिरेट कर सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, और बहुत सी चीज़ें हैं उसके साथ रिस्क हैं। तो आप इसको अवॉइड करें, आप फ़ौरन सोए ना, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा सा क्या कहते हैं आप ऐसी चीज़ें लें जो एसिड रिड्यूसर्स हैं, और क्या कहते हैं इंशाल्लाह इससे आप काफ़ी सेहतयाब रहेंगे, और इसमें कोई ऐसा आपको स्पेसिफिक इशू सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने सैल्मोनेला का बीच में ज़िक्र जी, किया जी, और फिर उससे जुड़े हुए टाइफॉइड का ज़िक्र किया। जी, जी। उसके बारे में हमें बताइए कि उससे कैसे बचें और अगर खुदा न खास्ता ये मसला हो ही जाए तो देन हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं गोश्त के लिए रिलेटेड जो है हमें सल्मोनेला टाइफी, उसके बाद इकोलाई, और क्या कहते हैं आपका हेपेटाइटिस ई, स्पेसिफिकली इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये कि इनसे इनबॉर्न जो आपके, अगर आपका गोश्त साफ़ सुथरा नहीं है, अगर उसके आपने धूप में रखा हुआ है, तो ये बैक्टीरिया अपॉर्चुनिस्टिक हैं, ये इसके ऊपर ग्रो करते हैं, और जब आप इनको इंजेस्ट करते हैं तो इनका स्पेसिफिकली एक इंक्यूबेशन पीरियड है, वो एक टाइम के बाद आपको साथ साथ आपकी ब्लड में आते हैं, और साथ इकोलाई तो आपको फ़ौरन ही आपको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ आपके, तो उसमें ये है कि आप इसे प्रिवेंट ये कर सकते हैं कि आपने मीट रखें, वॉश करें उसको सही तरीके से, उसके बाद एक सेट टेम्परेचर पे उसको कवर करके आप उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपने फ़ौरन उसको बनाना है तो एक सेट टेम्परेचर में आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, उसको प्रॉपर उसको क्या कहते हैं हीट दें, ताकि उसके इंटरनल जितना भी मीट का वो सारा पार्टिकल्स हैं उस तक वो हीट पहुँचे, और वो इन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि ये आपको फर्दर इसके, क्योंकि अगर ये अपनी कॉम्प्लिकेशंस में अगर हम इनकी जाएँ, तो ये स्टार्ट एब्डोमिनल पेन्स होते हैं, उसके बाद ये आपकी बॉडी में, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये जाते, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो टाइफाइड आपको परफोरेशन भी कर सकता है। तो ये कि, और ये अब तो हमारे मुल्क में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड भी आ चुका है, जो काफ़ी एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता। सो द थिंग इज़ कि अगर आप पहले ही प्रिवेंशन करें तो हमें इन चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और अच्छा, हमें इकोलाई एक ऐसा मसला है कि हमारे यहाँ मतलब है कि जैसे आपने कहा इस मौसम में तो बगैर गोश्त खाए भी समहाउ हैज़ा और ये तमाम चीज़ें जो हैं देखने में सुनने में आ रही होती हैं। सो अगर इकोलाई का खुदा न खास्ता मसला हो गया है तो क्या अलामात आएंगी और देन हाउ टू, जैसे आप कह रहे हैं कि एक आपको इंडाइजेशन आ जाएगी फ़ौरन, और कैसे उसको फिर मैनेज करना चाहिए? अच्छा, जैसे आपने बताया ना, क्योंकि ये जो मौसम है जिसकी स्पेसिफिकली मैंने बात की कि एक तो मानसून हमारे मुल्क में आ रहा है, इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी और आपका मॉइस्चर जो है फेवर करता है फॉर द बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसमें यही है कि आप हर चीज़ को कवर करें, हर चीज़ को ढांप के रखें, क्योंकि हम लोग इधर अगर हम लोग बाहर कहीं भी स्ट्रीट पे जाते हैं कहीं भी, तो हमारे पास वहाँ खुले फूड पड़े जिसके ऊपर आपकी मॉस्किटोज़, मक्खियाँ वगैरह सब कुछ उस पे है। तो एक तो वहाँ से इलनेसेस, तो दूसरा है कि खुला अगर रखेंगे तो मॉइस्चर वो फूड ख़राब होगा,
उसके ऊपर ये फर्दर स्पेसिफिकली इकोलाई के अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसके ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कैम्पेलोबैक्टीरिया, जिजिनाई, और ये इन चीज़ों की ना ये गोश्त को स्पेसिफिकली जिसके साथ हमारे साथ बीमारियाँ से, तो ये साथ साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसकी प्रिवेंशन यही है कि हम इसको प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट में अगर रखें तो हम लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं। अगर हम प्रॉपर हमारे पास स्टोरेज हो या सारा कुछ कहीं भी हम सर्व कर, तो अगर हम इसको, और दूसरा फ्रेश, क्योंकि आहिस्ते से क्योंकि लोग ये हैं कि वो ख़राब हो रहा होता है तो वो ही सर्व कर दिया, और उसके साथ साथ क्योंकि गर्मी की वजह से, तो इसको अगर हम प्रिवेंट कर सकते हो, इसमें फूड कंट्रोल अथॉरिटी जो हमारी सारा फूड अथॉरिटीज़ इसको चीज़ों को देखें, अगर उसमें वो थोड़ा सा इसमें रोल प्ले करें तो हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच जी। इस अवेयरनेस सेशन के लिए, जो कि ईद से पहले बड़ा ज़रूरी था। कुछ और कहना चाहेंगे जो हमारी इस डिस्कशन में ना शामिल हुआ और आप समझते हैं कि वो लोगों के लिए, हम सब के लिए जानना ज़रूरी है? दूसरा जो मैंने सबसे स्टार्ट में बात की कि हीट वेव एंड हीट स्ट्रोक, ये लोगों को इल्म नहीं है। आपका ये कि आपका जिस्म एक हद तक आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है। हीट वेव में कंटिन्यूसली आपका क्या कहते हैं, एक आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर हाई रहता है 42 43। इसमें बॉडी जो है इसका उसका एक जो मैकेनिज्म जो है ये कि 50 के आस 50 जब टेम्परेचर एक ऐसा है कि जिस पे जो बॉडी ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है, आपके पोर्स ही बंद हो जाते हैं और आपका बॉडी का मैकेनिज्म ही एक्चुअली जो हीट को और टेम्परेचर को मैनेज करता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है इतनी हीट अप हो सकती है कि उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। यही मसला है इससे जुड़ा हुआ। ऐसे अभी होता है हीट वेव के अंदर ना, आपकी बॉडी जो नॉर्मल ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर एवरी एंजाइम एंड एवरीथिंग टू वर्क इज़ 37 डिग्री। 40 डिग्रीज पे हम लोग अलार्मिंग सिचुएशन के 40 डिग्री से ऊपर अगर चला जाए, दिस इज़ 104, तो होता है कि बॉडी के रेगुलेशन सिस्टम जो है ना वो थोड़े से डिसरेगुलेट हो जाते हैं, वो अपना काम करना छोड़ देते, कंटिन्यूस हीट वेव की तरह। तो देन ये होता है कि बॉडी का सडन टेम्परेचर राइज़ करते हैं। टेम्परेचर जब राइज़ करता है तो आपको एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, सीजर्स, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो क्या कहते हैं, और आपने जैसा बात की कि स्वेट ग्लैंड बंद हो। सो द थिंग इज़ कि सारा प्रोसेस उसको, इसमें जो हम अवेयरनेस देते हैं कि कहीं भी अगर आपको इशू हुआ है, कहीं भी आपको पेशेंट ऐसा देखें, सबसे पहले तो आप ढांपें उसको, कि एक हम उसको साया दें कि ताकि उसको जो हीट उसके ऊपर डायरेक्टली साया दें, ढांपे का मतलब उसके ऊपर ना कंबल ओढ़ना नहीं, लोगों का ये है कि कम ये कर दिया वो कर दिया, उसको हम ना थोड़ा सा साए वाली जगह पे ले जाएं ताकि उसको थोड़ा सा बॉडी को कूल डाउन हो। उसके बाद सडन अगर आपके पास पानी है या कुछ भी है तो आप उसको क्या कहते हैं, उनकी आर्मपिट्स, ग्रॉइन या उस एरिया में रखें, नेक वाली साइड पे, ताकि उनकी बॉडी थोड़ी सी काम डाउन। और जैसे गीली ठंडी पट्टियाँ करते हैं, बिल्कुल उसी उन्हीं एरियाज में आपके पास जो भी चीज़ है। ये क्योंकि यहाँ अगर आप जिन पार्ट्स का मैंने जिक्र किया इधर करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर एकदम आपका अगर आएगा तो हमारा सर्वाइवल का चांस बेहतर, क्योंकि ये जो लोग हमारे पाकिस्तान में मोस्टली जो गर्मी में काम कर रहे हैं क्रॉनिकली, स्पेसिफिकली एल्डरली पेशेंट्स में, क्योंकि वो एग्जर्शनल उनका हीट स्ट्रोक नहीं होता उनका, मतलब वो नॉन एग्जर्शनल, क्योंकि उनकी बॉडी वैसे ही ओल्ड एज में जा रही है। तो क्योंकि जो बाकी जैसे एथलीट्स और दूसरी चीज़ें यंग पॉपुलेशन में एक्सर्शनल, क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो उसमें बॉडी उनकी टेम्परेचर ज़्यादा जाता है, तो उनको ये कौन से। उसके बाद ये मैंने जो आपको बेसिक मैन्यूवर्स बताएं, ये फर्स्ट एड के कि जो हम कर सकते हैं। देन कॉल द रेस्क्यू टीम, वो आप इनको लेकर आए, और अनकॉन्शियस को कभी भी आपने पानी नहीं पिलाना। लोग होते हैं कि पानी की बॉटल पकड़ के उनको पानी, क्योंकि उनकी मैकेनिज्म्स काम नहीं करते, आप उनको एस्पिरेट करा सकते हैं। और से सिवियर इशू, कॉल द रेस्क्यू, आपको जो मैंने आप बाहर और लाइक इनको ओवरऑल जो जिस्म के ऊपर, हाँ पाँव के ऊपर ये करके कपड़े खोल इनको दें, हाँ मतलब अगर मर्द हैं तो गिरिबान वगैरह खोलें, बटन्स खोलें, लूज करें, हवादार करें, हवा खुली रखें, उसके ऊपर एकदम रश भी ना कर दें। पानी जो है वो जितना मैक्सिमम आप पाँव पे, चीज़ों पे जितना आपके पास अवेलेबल है वो करें, है ना। अगर वो होश में है तो पानी पिलाने की कोशिश, होश में, अगर वो होश में है तो थोड़ा सा ठंडा पानी आप उनको दे सकते हैं। बट द थिंग इसके हीट स्ट्रोक आता ही है कि आपके जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे आपका पूरा बॉडी जो है वो काम करना छोड़ देती है, और आपको सबसे पहला सिम्टम है कि आप अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं। जब आप उठते हैं तो आपको समझ नहीं आता, आपको और सीजर्स हो सकते हैं, फिट्स हो सकते हैं, क्योंकि इंडक्शन में इशू आ सकता है। सो देंगे देन व्हेन वी ट्रांसफर द पेशेंट टू हॉस्पिटल में फिर हम उनको